हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग आपके लिए लेकर आ गए हैं फिर से एक बार एसएससी जीटी एसएससी सॉरी जीटी नहीं, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं उनका एसएससी चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, उनके लिए एक बेनिफिशियल क्लास जो कि होने वाला है जीके जीएस का, बेस्ड अपॉन पीवाईक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पे मैं जो लेकर आया हूँ सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लेकर आया हूँ और उन्हीं को हम लोग एक ऐसे तरीके से पढ़ेंगे ना। तो बाकी आप लोग अगर पहली बार आए हो तो भाई देख लो कैसे पढ़ाता हूँ। बाकी बोलेंगे क्या, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपको लगेगा ऐसे पढ़ने से आपका थोड़ा सा भी इम्प्रूव होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। ठीक है, बट चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश डांस परफॉर्म बाय बुद्धिस्ट, डैश डांस परफॉर्म बाय बुद्धिस्ट टुवार्ड ऑफ एविल स्पिरिट इज अ डांस फॉर्म ऑफ हिमाचल प्रदेश। डैश नृत्य बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए किया जाता है जो हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है। तो देखो हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है जो कि बुरी आत्माओं को दूर करने के रखने के लिए किया जाता है। किसके द्वारा? बौद्धों द्वारा। इनका नाम क्या है? ठीक है, तो इनका नाम है छम। ठीक है, छम एक ऐसा नृत्य है जो कि बुद्धिस्ट के द्वारा किया जाता है जो हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं हिमाचल प्रदेश का और भी क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है हिमाचल प्रदेश से, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आपको हिमाचल प्रदेश याद रखना एक, अरे यार कितना डिस्टर्बेंस है भाई, थोड़ा सा इग्नोर करना इस कुकर को। ठीक है, तो थोड़ा जो है आपका एक मार्शल आर्ट है, थोड़ा आपका एक मार्शल आर्ट है जो कि हिमाचल प्रदेश का है जिसमें कि हथियार का यूज होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और क्या हिमाचल प्रदेश आपको याद रखना है, एक क्यांग माला, क्यांग माला भी आपका हिमाचल प्रदेश का ही है। और क्या आपको यह ध्यान रखना है, एक राक्षस, राक्षस नृत्य, एक नाम राक्षस जो एक नृत्य का नाम है, तो राक्षस नृत्य भी आपको ध्यान रखना है, ये भी हिमाचल प्रदेश का ही है। फिर आपको ध्यान रखना है एक डांगी। देखिए यहाँ पे मैं वही लिख रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे बहुत सारे हैं ये, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, छपेली। अगर आपको ये ऐसे याद नहीं होता है तो आप क्या कीजिएगा, इसका एक ट्रिक, इसका जो एक ट्रिक आता है ना, आप ट्रिक से याद कर लीजिए। उसी ट्रिक अगर बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप यूट्यूब पे जाकर सर्च कीजिए। आपको आई होप कि मिल जाएगा वैसे, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो पड़े हैं आपको इसका याद रखने का। हालांकि अगर नहीं मिलता है फिर भी तो आप बोलिएगा, फिर मैं ही ट्राई करूंगा एक लाने का। ठीक है, तो यहाँ पे एक छपेली था, और क्या एक डंडा नाच, जो है डंडा नाच, ये भी आपका हिमाचल प्रदेश का ही है। और आपको क्या याद रखना है हिमाचल प्रदेश से, एक है आपका हिमाचल प्रदेश का छम, ये भी हिमाचल प्रदेश का ही है। और आपको एक ध्यान रखना है थोड़ा, ये इतने सारे आपको हिमाचल प्रदेश से याद रखना है। अगर इतना भी आप याद रख लेते हैं ना तो हो जाएगा। वैसे बी में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा है, सच में बहुत ज़्यादा होता है ये आपका लोक नृत्य है। लेकिन फिर भी आप इतना भी याद रखिएगा, काम चल जाएगा अगर आपका लक सही रहा तो। ऐसे में नहीं करता कि 100% काम चल ही जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे बनते हैं इसलिए मैं यहाँ पे उन्हीं सबको लिखा हूँ। तो यहाँ पे आंसर देख लो, यहाँ छमी है, सेम आंसर है। ठीक है, छमी है, ठीक, ओके। तो बढ़ते हैं अब और अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा स्पॉट डांस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। थोड़ा एक खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो पूछ रहा है कि थोड़ा जो है एक खेल नृत्य है जो कि किस राज्य का है। तो आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा जो है ना, ये आपका हिमाचल प्रदेश का है। थोड़ा भी आपका कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का। बाकी हिमाचल प्रदेश का हम लोगों ने यहाँ देख लिया है, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश को नहीं डिस्कस करते हुए हम लोग डिस्कस करते हैं, चलो सिक्किम को। ठीक है, सिक्किम को देख लेते हैं। सिक्किम का क्या क्या है, एक तो सिक्किम का है घांटू, गांडू नहीं है घांटू है। सिक्किम का एक घांटू नृत्य है। ठीक है, एक है मरूनी, ये आपका दो इंपॉर्टेंट है जो को ध्यान रखना है। अच्छा, मरूनी जो है ना सिक्किम का ओल्डेस्ट नृत्य भी है, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, एक हिमाचल प्रदेश का हो गया, सॉरी सिक्किम का हो गया, एक हरियाणा को यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और बाकी अगर इसका आपको क्या दिक्कत है यार, बाकी अगर इसका आपको ये चाहिए पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अब हरियाणा, हरियाणा का जो है कौन कौन सा ऐसा नृत्य है जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो पहला तो आपका एक फाग नृत्य, फाग नृत्य, ये फाग नृत्य कहाँ का है, सॉरी फाग नृत्य हरियाणा का है जो कि आपका फाल्गुन के महीने में मनाया जाता है। फाल्गुन वही जब जब हम लोग होली मनाते हैं ना, तो होली भी फाल्गुन के महीने में मनाया जाता है। ये फाग नृत्य वही है। ठीक है, आपको और एक याद रखना है एक सांग नृत्य। और आपको क्या ध्यान रखना है, अच्छा सांग नृत्य से आपको याद रखना है ये इसका जो टाइम पीरियड होता है, यानी कि टोटल 5 घंटे के लिए किया जाता है सांग नृत्य। और एक आपका छठी, अब छठी नृत्य जो है ना ये क्या जाता है बेसिकली जब लड़का का जन्म होता है ना, घर में अगर लड़का का जन्म हो रहा है तो वहाँ पे छठी नृत्य रखा जाता है, छठी नृत्य किया जाता है। और एक है आपका घूमर। अब यहाँ पे घूमर सुन के बहुत लोगों को लग रहा होगा इसका ये राजस्थान का है, बिल्कुल सही बात है, ये राजस्थान मेजरली ये राजस्थान का ही है, लेकिन आपका ये हरियाणा में भी इसको मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के किस शहर में पहली फॉर्मूला वन रेस आयोजित की गई थी। इन विच सिटी ऑफ इंडिया वाज द फर्स्ट एवर फॉर्मूला वन
रेस तो फॉर्मूला 1 रेस कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये था आपका ग्रेटर नोएडा। कहाँ पे है? यूपी में है। ग्रेटर नोएडा यूपी में, ठीक है। देखिए ग्रेटर नोएडा हो गया यूपी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु वाज अपॉइंटेड एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेप्सिको इन ईयर 2006। भारतीय मूल की उस महिला का नाम बताइए जिसे वर्ष 2006 में पेप्सिको का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। तो देखो पेप्सिको 2006 में आपका कार्यकारी अधिकारी किसको नियुक्त किया गया है? तो ये है आपका आंसर। इसका क्या होने वाला है? ये इंदिरा नुई। इंदिरा नुई जो है ना, इंदिरा नूई जी जो है, इन्हीं को पेप्सिको का एक कार्यकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में अपॉइंट किया गया था इन 2006। ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे आप इसको ध्यान में नहीं रखो, हटाइए। आपको इसको ध्यान में नहीं रख के आपको मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान में रखना है, क्योंकि इस तरह तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, कितना याद रखोगे। तो आपको याद रखना है एक दादा दादा यार बाई नेरोजी। थोड़ा सा इसको इग्नोर करना, आज मैंने लगता है कि वीडियो गलत टाइम पे शूट कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है। हाँ, तो हम लोग देखने वाले दादा भाई नेरोजी को। दादा भाई नेहरू जी से आपको क्या याद रखना चाहिए? ये जो है फर्स्ट इंडियन है, या फिर ऐसे कर लिख लो, मैं बता देता हूँ। ये फर्स्ट इंडियन या एशियन है जिसको, जो कि पार्लियामेंट में, किस तरह से पार्लियामेंट के सदस्य थे। कहाँ के पार्लियामेंट के पता है? ब्रिटेन के पार्लियामेंट के सदस्य थे। अब ब्रिटेन के पार्लियामेंट में कहाँ? हाउस ऑफ कॉमन्स के। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी जो है फर्स्ट इंडियन थे या फिर फर्स्ट एशियन थे जो कि ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स के एक मेंबर रह चुके हैं, ठीक है। और आपको दादा भाई नौरोजी को हम लोग क्यों याद रखते हैं? एक तो इसने दिया था ड्रेन ऑफ वेल्थ ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये थ्योरी दिया था, इसलिए हम लोग इसको याद रखते हैं। और क्यों याद रखते हैं? और हम लोग याद रखते हैं इसको, इसने इसकी जो एक बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसलिए भी इसको ध्यान रखते हैं। और इसी बुक में इसने जो है ये ड्रेन ऑफ वेल्थ का थ्योरी दिया था, ठीक है। और इसको ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोलते हैं, इंडियन ग्लेडस्टोन भी बोलते हैं इसको, ये भी याद रख लीजिएगा आपको, इंडियन ग्लेडस्टोन। अब ये ग्लेडस्टोन क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के पीएम हुआ करते थे ग्लेडस्टोन, ठीक है। तो वही हम लोग इंडियन ग्लेडस्टोन किसको बोलते हैं? इसको, सॉरी, दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं। तो चलिए ठीक है, अगर कोई और क्या नहीं रहने दो, ठीक है। फिर अभी कभी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन जब दादा भाई नौरोजी पे होगा, इसके बारे में सारा कुछ देख लेंगे जो कि इसके आसपास में, यानी कि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो अभी तक आपको शायद आइडिया लग गया होगा कि मैं इस चैनल पे कैसे पढ़ाता हूँ। अगर आपको इसमें होता क्या है ना, आप जितना भी पढ़िएगा इससे, तो जो भी आपका मैं जो लिख देता हूँ ना, वो यही सब लिखता हूँ तो एग्जाम में आता है, ठीक है। तो अगर दादा भाई नौरोजी से क्वेश्चन बनता है तो कहीं ना कहीं वो इन्हीं सबको तो टच करेगा, क्योंकि अभी तक इन्हीं सबसे पूछा जा रहा था, तो इन्हीं को ना पूछेगा आगे में भी। तो इसीलिए हम लोग इसी तरह इस चैनल पे जीके जिसको कवर करते हैं, कंसेप्चुअल चीज़ नहीं रखते हैं। एक बार पहले हम लोग यहाँ पे मॉक के थ्रू ही सब कुछ कवर कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, हु वाज फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो पहले तो सुकुमार सेन, ठीक है। पहले सुकुमार सेन थे, और अभी कौन थे? अभी है आपका राजीव कुमार, है ना? राजीव कुमार ही है ना अभी? हाँ, राजीव कुमार ही है। अभी राजीव कुमार है करंट के, और पहले सुकुमार सेन है। सुकुमार सेन थे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अब हम लोग देख लेते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, इसको हम लोग देख लेते हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? अच्छा, रुको रुको रुको, यहाँ से हम लोग उसको भी देखेंगे। हम लोग पहले इसको देख लेते हैं। फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ, कैसे लिखूंगा? चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट चीफ वुमेन चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब सीधा सा बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन थे पहले। तो फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो ये थी आपका कौन? वी.एस. राम देवी। वी.एस. राम देवी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अब और एक चीज देख लेते हैं, सेकेंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सेकेंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? ये थे आपका के सुंदरम। के सुंदरम, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं इलेक्शन कमीशन को। अब इलेक्शन कमीशन का सबसे पहले तो देखेंगे अगर इलेक्शन कमीशन किस अनुच्छेद में है। पहले क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? क्या ये संवैधानिक बॉडी, संवैधानिक मतलब क्या बोलेंगे, संवैधानिक हिस्सा है? यानी कि क्या ये संविधान में लिखा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में? तो हाँ, किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? ये है आर्टिकल नंबर 324 में। आर्टिकल 324 में ये लिखा गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब देयर विल बी एन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये जो है ना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 4 इलेक्शन करवाती है मेजरली। मेजरली क्या 4 इलेक्शन करवाती है?
ठीक है। कौन कौन सा? एक तो प्रेसिडेंट का, एक तो वाइस प्रेसिडेंट का, एक लोकसभा का और एक लेजिस्लेटिव असेंबली का। ठीक है, जिसमें कि ये दोनों होता है डायरेक्ट इलेक्शन और ये दोनों होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नहीं जाएंगे कि डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, वैसे वो आपको पूछा भी नहीं जाएगा। पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो भाई रहने दो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा चीफ इलेक्शन कमीशनर के बारे में। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में इसको देख लेते हैं। अब इसको अपॉइंट कौन करता है? सबसे पहला बात ये है, इसको अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, मतलब राष्ट्रपति जी। राष्ट्रपति इसको अपॉइंट करते हैं। और क्या इसको ओथ दिलाया जाता है? क्या इसका कोई शपथ दिलाया जाता है? तो नहीं, इसका शपथ नहीं दिलाया जाता और ना ही इसका कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि ये होना चाहिए। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इसका कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और क्या और आप लोग इसमें याद रख सकते हैं एक आर्टिकल को, आर्टिकल 324 में तो यही है ना, आर्टिकल 326, इसमें क्या है? एडल्ट वोट राइट है, एडल्ट वोट राइट। जिसमें सभी को पता है कि पहले जो एडल्ट वोट राइट में पहले 21 साल था, है ना। बाद में इसको क्या घटा के क्या कितना कर दिया गया? 18 साल है कर दिया गया, जो कि अभी भी है। ये कैसे किया गया था? एक अमेंडमेंट किया गया था, 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, यानी 61वां संविधान संशोधन किया गया था, जो कब हुआ था आपका? 61वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1989 में। इसी में जो है ना 61वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इसी में एडल्ट वोट राइट को 21 साल से घटा के 18 साल कर दिया गया था। ठीक है, और आर्टिकल, आपको एक और आर्टिकल याद रखना है 324 का, आपको 2। इसमें क्या है ना, इसमें लिखा हुआ है कंपोजिशन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, या इसे क्या बोलेंगे, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये लिखा हुआ है, इसका कंपोजिशन के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब किस किस से मिलकर बना हुआ है। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि एक चीफ इलेक्शन कमीशन होंगे और आपका इसमें 2 इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होंगे। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर चीफ होंगे और 2 हो गए इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये इस तरह बना होता है। अच्छा, इसमें टर्म क्या होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का? इसका टर्म होता है या तो 6 साल ऐसे हो जाए, या फिर वो 65 साल हो जाए, यानी कि 6 साल उसको काम करते हुए 6 साल हो जाए, या फिर उस 65 साल हो जाए, तो वो दोनों, उन दोनों ही केस में इसको हटा दिया जाता है। और अपॉइंट तो करता है प्रेसिडेंट, ये तो मैं शायद बता ही दिया। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन हम लोग इससे पूछे जा सकते थे। तो अगर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आगे अगर पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं इसी के आसपास में ही रहेगा, और उसको आप आसानी से एलिमिनेट मतलब आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। एशियन गेम्स ऑल्सो नेम एज एशियाड इज अ मल्टी स्पोर्ट इवेंट हेल्ड एवरी ईयर्स अमॉन्ग एथलीट्स फ्रॉम ऑल ओवर एशिया। एशियाई खेल जिसे एशियाड भी कहा जाता है, एक बहु खेल आयोजन है जो पूरे एशिया के एथलीटों के बीच हर 10 वर्ष में आयोजित किया जाता है। तो पूछ रहा है एशियन गेम्स जो है ना हर कितने साल में आयोजित किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है एशियन गेम्स हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर मैं लिख के आया आपका एशियन गेम्स। अच्छा, इसका पूरा पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया है, तो वहाँ से आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो एशियन गेम्स में क्या देखो, यहाँ देखो 4 साल है ना, 26, 4, 30, फिर यहाँ से 4 साल, तो हर 4 साल में एशियन गेम्स आयोजित किया जाता है। और 2026 में कहाँ होने वाला है? तो ऐसी नागोया जापान में होने वाला है। 2026 में जापान में होने वाला है, 2030 में दोहा कतर में होने वाला है, और 2034 में आपका रियाद सऊदी अरेबिया में होने वाला है। इसी तरह बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम का, CWG का कॉमनवेल्थ गेम का क्या 2022 में कहाँ हुआ था? बर्मिंगटन इंग्लैंड में हुआ था, और 2026 में कहाँ होने वाला है? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। ठीक है, फीफा का बात करेंगे तो फीफा 2026 में होगा कनाडा, मेक्सिको, यूएस में, यूनाइटेड स्टेट में। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप का देखेंगे तो 2023 में होगा, हुआ था कहाँ? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में। फीफा अंडर 20 मेंस वर्ल्ड कप का देखेंगे तो 2023 में हुआ था इंडोनेशिया में। बाकी इसको आप लोग इसी तरह देख लीजिएगा। ठीक है, और पूरा इसका ये मैंने एक ही इसका डाला है, पूरा पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्या, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इन इज द टर्म बीब एसोसिएटेड। पूछा है बीब जो है किस खेल से संबंधित है, तो बीब है आपका रनिंग से संबंधित। ठीक है, रनिंग से बीब संबंधित है। चलिए मैं देख लेता हूँ एक बार, हाँ रनिंग से संबंधित है। ठीक है, अब देखो बीब हो गया ना, और हम लोग देख सकते हैं क्या फुटबॉल को। अच्छा, यहाँ पे जैसे इसका क्या मतलब था, इसको हम लोग पढ़ते क्या नहीं पढ़ते हैं भाई, यहाँ से हम लोग का आंसर हो रहा है तो आगे क्यों पढ़ना, टाइम सेव करो ना। चलो फुटबॉल देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग फुटबॉल के बारे में जितना भी कुछ पूछा जा सकता है हम लोग सारा का सारा यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो तैयार हो जाओ कि आगे से अगर दोबारा फुटबॉल से क्वेश्चन बनता है तो आप आराम से उसको कर सकते हैं। बाकी आपको कुछ नहीं करना है सर, आपको बस इसका नोट्स बनाकर, प्रॉपर नोट्स बना के आपको रिवाइज करते रहना है। फुटबॉल से बात करेंगे, सबसे पहले फुटबॉल, सबसे पहले जो है ना फुटबॉल को खेला गया था इंग्लैंड में, यानी इंग्लैंड से फुटबॉल आया है, ये ध्यान रखना है। और क्या फुटबॉल के बारे में और हम लोग क्या क्या जान सकते हैं जो हम एग्जाम में पूछा सकता है। एक है आपका 1857 में,
एक फुटबॉल क्लब आयोजित किया गया था, हुआ था शेफील्ड फुटबॉल क्लब। शेफील्ड फुटबॉल क्लब आयोजित किया हुआ था आपका 1857 में, ठीक है। और फुटबॉल में जो टाइम होता है ना, टाइम लिमिट कितने टाइम का होता है, 90 मिनट का होता है, यानी 1.5 घंटा का फुटबॉल का मैच, एक मैच होता है। और क्या, फर्स्ट आपका फुटबॉल क्लब जो है आपका इंडिया का बात कर रहा हूँ, तो ये हुआ था आपका डलहौजी क्लब, नाम था इसका डलहौजी क्लब। अब डलहौजी से आपको याद आना चाहिए 1857 का वो जो विद्रोह हुआ था, वो आपको याद आना चाहिए, ठीक है। और क्या फीफा का बात करते हैं, जो कि सबसे आयोजित भी कराता है, फीफा फुटबॉल आयोजित कराता है ना। तो फीफा का हेड क्वार्टर कहाँ है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये है आपका स्विट्जरलैंड में। फीफा का हेड क्वार्टर है आपका स्विट्जरलैंड में, इसको ध्यान रखना है। अच्छा, 2018 में फीफा कहाँ हुआ था, और क्या, ये पूछा जा सकता है 2026 में कहाँ हुआ था, और 2026 में कहाँ होगा, ठीक है। तो 2018 में हुआ था आपका रूस में, 2018 में रूस में हुआ था। 2022 में हुआ था आपका कतर में, ये सब ध्यान रखिएगा। और 2026 में कहाँ होगा, तो ये होगा आपका कनाडा, यूएस में, ठीक है। और हम लोग क्या क्या देख सकते हैं इसमें चलिए अगले पेज पे चलते हैं, रुको यहीं पे देख लेते हैं टर्म। इसमें से इससे क्या क्या टर्म्स हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पूछा ना बीप किसे एसोसिएटेड है, तो रनिंग से एसोसिएटेड है। उसी तरह से टर्म से क्या क्या हो सकता है, एक तो आता है अटैकर, क्या आता है अटैकर। एक होता है आपका इसमें बैक हील, एक होता है बैक हील, ठीक है। एक होता है क्या, बैक पास। ये सब आपका फुटबॉल से संबंधित है, बैक पास। एक फिर गोल। तो ये सब कुछ मेजर मेजर टर्म है जो कि फुटबॉल से एसोसिएटेड है, ठीक है। और क्या, अब इससे कुछ कुछ कप भी होते हैं ना, कप भी देख लेते हैं कौन कौन से कप हैं इसका। तो सबसे पहले तो है एक बेगम हजरत महल कप। अब आपको बेगम हजरत महल से याद आना चाहिए कि ये जो है इसने काफ़ी अच्छा रोल निभाया था इसमें आपका जो है 1857 का जो सिपाही म्यूटिनी हुआ था, सिपाही विद्रोह, वहाँ से। तो इससे आपको ऑटोमेटिकली आपको माइंड में रिकॉल होना चाहिए, ठीक है। अगर ये रिकॉल हो रहा है ना, तब तो बहुत अच्छी बात है। और रिकॉल नहीं हो रहा है तो आप रिविजन करो, और क्या। और एक था बेगम हजरत महल कप, और एक है आपका डीसीएम ट्रॉफी, डीसीएम ट्रॉफी। तो समझो सीधा सा बात है ना, अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तब तो भाई कुछ नहीं हो, तब तो सही मतलब लाइन पे ही जा रहा है, अगर आपको रिकॉल हो रहा है तो। और रिकॉल नहीं हो रहा है ना, तो फिर दिक्कत का बात है। तो इसीलिए आपको रिवीजन करते रहना है ताकि रिकॉल हो, ठीक है। और आपका डुरांड कप हो गया, फिर आपका एक होता है रोवर्स कप, ये भी आपका इसी से संबंधित है, रोवर्स कप, ठीक है। एक रोवर्स कप हो गया, और क्या इससे हो सकता है आपका याद रखना है, एक है आपका सुब्रतो कप, ये भी आपका इसी से, सुब्रतो कप, सुब्रतो कप भी आपका हॉकी का ही है, सॉरी हॉकी का नहीं, फुटबॉल का ही है, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ खिलाड़ी का नाम भी पूछा सकता है कि ये खिलाड़ी किससे संबंधित है, इस तरह का क्वेश्चन बनता है, ठीक है, अगर आपने पीवीक्यू देखा है तो आपको सबसे पहले ग्रेटेस्ट नेम आपको याद रखना है, रोनाल्डो, मेसी, ये सब फुटबॉल जगत के कुछ बहुत ही बड़े बड़े नाम हैं। और एक क्या, आपको एक याद रखना है, भूटिया। वैसे इन लोग का नाम बहुत बड़ा बड़ा है, मैंने बस शॉर्ट में रखा हूँ कि आपको एलिमिनेट कर पाओ, इतना ही याद रखें। डेविड, सुनील छेत्री, वैसे ये तो याद होगा सुनील छेत्री सबको, क्योंकि भाई इंडियन है तो याद तो होगा ही। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अ शॉर्ट ऑफ हिस्ट्री। अब अ शॉर्ट ऑफ हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड। ये देखो, अ शॉर्ट ऑफ हिस्ट्री जो है ना, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। क्या ये आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है, ये है आपका अभिनव बिंद्रा का, अभिनव बिंद्रा का आत्मकथा है अ शॉर्ट ऑफ हिस्ट्री। अब देखो यहाँ पे आत्मकथा यानी ऑटोबायोग्राफी से क्वेश्चन बने हैं। तो अब देखो हम लोग देख लेते हैं जो, अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ। अभिनव बिंद्रा जो है ना, निशानेबाजी से संबंधित है, निशानेबाजी। ये निशानेबाजी क्या करते थे, ओलंपिक भी खेले ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ ऑटोबायोग्राफी को डिस्कस कर लेते हैं, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, जो कि मेजरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला है आपका सोनिया मिर्जा, सोनिया मिर्जा, ठीक है। और है आपका एक साइना नेहवाल, इनका भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको यकीन ना हो ना, तो आप क्या कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे यकीन नहीं अगर आ रहा है तो आप एक बार क्वेश्चन को, मतलब सॉरी क्या बोल रहा, प्रीवियस ईयर देख सकते हो, इन सब का पूछा जाता है। मैं बाहर से नहीं बताता हूँ कुछ, ठीक है, मेहनत लगता है, लेकिन मैं बस प्रीवियस ईयर को ही खगोल के लाता हूँ। युवराज सिंह, थोड़ा सा ज़रूर मेहनत लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप प्रीवियस ईयर ही पढ़िए, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पढ़ने को जीएस में बहुत सारा चीज़ है, लेकिन हम लोग अगर सारा चीज़ पढ़ते रह गए ना, बस हो गया सिलेक्शन। तो इतना ही पढ़ो जो कि एग्ज़ाम में आए, और क्या। मिल्खा सिंह,
एक्स्ट्रा पढ़ के कोई दिक्कत नहीं, क्या करना है भाई, जितना सा पढ़ लो भाई नौकरी मिल जाए, और क्या। एक सचिन तेंदुलकर, देखो तो इन सब का हम लोग देख लेते हैं। पहला सॉरी क्या है, सोनिया मिर्जा। सोनिया मिर्जा का जो है, सोनिया नहीं है, सानिया मिर्जा है। चलिए, सानिया मिर्जा का जो ऑटोबायोग्राफी का नाम है ना, वो है एस अगेंस्ट ऑड्स। एस अगेंस्ट ऑड्स। वैसे अगर आप बहुत पहले से तैयारी कर रहे हो ना, ये सब आपको याद होगा। अगर याद नहीं है तो फिर चलो कोई बात नहीं, याद कर लेना अभी। अच्छा, साइना नेहवाल का क्या है, प्लेइंग टू विन। क्या है, प्लेइंग टू विन, ये है आपका साइना नेहवाल का। युवराज सिंह का क्या है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। क्या है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये आपका युवराज सिंह का। मेरी कॉम का क्या है, अनब्रेकेबल। ये अनब्रेकेबल वाला कितना बार पूछा जा चुका है, बस काउंट भी मुझे नहीं है पता कि कितना बार ये पूछा जा चुका है। मिल्खा सिंह है आपका, द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ। और सचिन तेंदुलकर का क्या है, प्लेइंग टू विन। प्लेइंग टू विन। तो ये सब कुछ ऐसे खिलाड़ी थे, प्लेयर्स थे, जिनका कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वैसे और भी है। अरे यार क्या दिक्कत है, हाँ यार। हम्म, तो अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा यहाँ पे यही हो गया, अभी अभी इसका आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैट्समैन हैज बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 20,000 इंटरनेशनल रन्स। निम्नलिखित में से कौन सा बल्लेबाज सबसे तेज 20,000 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाला बल्लेबाज बन गया है, तो कौन है। इस महान आत्मा का नाम क्या है, विराट कोहली है। इस क्या नाम है, विराट कोहली। ठीक है, चलिए जैसे वैसे भी जो क्रिकेट को फॉलो करते हैं ना, अरे क्या है भाई, कुछ हो कहा नहीं रहा। विराट कोहली, रविंद्र, विराट कोहली, यहाँ पे है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, द बुक एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अब देखो, सच कौन बोलते थे, एक ही, गांधी जी। मोहनदास करमचंद गांधी सच बोलते बोलते इनका जो है हत्या कर दिया गया, इतना सच बोलते थे ये। चलो, तो द एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज बेस्ड ऑन हुज लाइफ, तो ये है आपका मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या क्या देखें, क्या क्या देखें, क्या नहीं देखें। चलो देख लेते हैं कुछ कुछ। लाला लाजपत राय, इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, इनको क्या बोलते हैं, लाला लाजपत राय का जो ऑटोबायोग्राफी है यानी आत्मकथा है, इनका नाम है यंग इंडिया। क्या है, यंग इंडिया। और जवाहरलाल नेहरू का जो ऑटोबायोग्राफी है ना, इसका नाम है एन ऑटोबायोग्राफी। वैसे कहीं कहीं ऑटोबायोग्राफी भी लिखा हुआ है, कहीं एन ऑटोबायोग्राफी लिखा हुआ है। तो वैसे ज़्यादातर एन ऑटोबायोग्राफी लिखा हुआ है, और एसएससी ने शायद, मैं जितना बार देखा है, वो एन ऑटोबायोग्राफी ही लिखा है, तो इसीलिए मैं एन ऑटोबायोग्राफी लिखा हूँ, जो कि जवाहरलाल नेहरू का ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा का नाम है। चलिए सुभाष चंद्र बोस का देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस का इंडियन स्ट्रगल, इसने कुछ कुछ बुक लिखी थी। इंडियन स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल हो गया। आज़ाद हिंद, ये भी सुभाष चंद्र बोस का ये बुक बुक का नाम बता रहा हूँ मैं, ये ऑटोबायोग्राफी नहीं है। और एन इंडियन पिलग्रिम, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है, एन इंडियन पिलग्रिम, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। वैसे ये पूरा पूरा नाम है एन इंडियन पिलग्रिम एंड अनफिनिश्ड ऑटोबायोग्राफी, तो याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फेस्टिवल ऑफ डैश इज ऑल्सो नोन एज फगवा। डैश के त्यौहार को फगवा के नाम से भी जाना जाता है। फगवा जो है ना, होली के त्यौहार को जान के नाम से जानते, सॉरी क्या बोले, होली के त्यौहार को फगवा फगवा के नाम से जाना जाता है। क्योंकि मैं इधर झारखंड बिहार में रह रहा हूँ ना, तो मेरे इधर भी होली को फगवा ही बोला जाता है। ठीक है, अच्छा होली जो है ना, होली क्यों मनाते हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि होली किस देवी देवता को समर्पित है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ना, लव दिखाता है, किसके किसके बीच में, राधा और कृष्णा के बीच में। राधा और कृष्ण के बीच में ये लव दिखाता है, होली और सॉरी होली त्यौहार। ठीक है, आपको पता होगा कि होली खेला गया था, शायद क्या था, मैंने एक देखा था शो में, सीरियल का नाम ही भूल गया मैं, एक मैंने देखा था ये। ठीक है, और क्या होली जो है फेस्टिवल ऑफ कलर्स भी बोलते हैं इसको, जो कि आपने शायद एल के एजुकेशन पढ़ा होगा। और ये मनाया जाता है आपका फाल्गुन मंथ में। फाल्गुन हिंदी मंथ का नाम है, फाल्गुन मंथ में मनाया जाता है, इसीलिए इसको फगवा भी बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फर्स्ट पब्लिश। तो मानव विकास रिपोर्ट पहली बार कब प्रकाशित हुई, तो HDR ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है सबसे पहली बार कब प्रकाशित हुई,
ये प्रकाशित हुई थी आपका 2000 में। कब? एक सेकंड, 2000 में नहीं, 1990 में, 1990 में। ठीक है, ये सॉरी गलत हो गया। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पहले बार 1990 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और क्या, एसडीआर जो है ये प्रकाशित करता है यूएनडीपी, इसको भी याद रखिएगा, यूएनडीपी इसको प्रकाशित करता है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इज एसोसिएटेड विद द बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध। अब देखो, गौतम बुद्ध से क्वेश्चन बनाया तो ऐसा हो सकता है कि हम लोग छोड़ के भाग जाएं, नहीं बाबा, गौतम बुद्ध इतने महान आदमी, इसको कैसे छोड़ सकते हैं। इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग देख लेते हैं, जितने भी नहीं, टोटल तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हालांकि कुछ कुछ ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले पूछा है ना कि बर्थ कहाँ हुआ था गौतम बुद्ध का, तो ये तो हुआ था आपका लुम्बिनी में। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बनाते हैं टॉपिक गौतम बुद्ध, गौतम बुद्धा। अब इससे रिलेटेड क्या क्या ध्यान रख सकते हैं हम लोग, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, लाइट ऑफ एशिया भी बोला जाता है। आपको इसको नोट जरूर करना है, लाइट ऑफ एशिया, इसको लाइट ऑफ एशिया भी कहते हैं। और क्या ध्यान रखना है आपको, इसको एक शाक्य मुनि भी कहते हैं, लाइट ऑफ एशिया और शाक्य मुनि भी कहा जाता है। ठीक है, और इनका जो जन्म हुआ था ना 563 बीसी में हुआ था। अच्छा, एडी और बीसी में किसको किसको अंतर नहीं पता है, बताइए तो, कोई ऐसा है महान आत्मा जिसको एडी और बीसी में अंतर नहीं पता होता है? अच्छा, ये बीसी का मतलब वो बीसी नहीं जो आप समझ रहे हैं, ठीक है ये बीसीई है। तो चलो, 563 बीसी में हुआ था कहाँ पे, लुम्बिनी में। लुम्बिनी, लुम्बिनी में कहाँ, अरे यार ये अलग नाटक हो गया, अभी रुको, नेपाल में, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। एक सेकंड, मैं लैपटॉप में कुछ कर रहा हूँ, चार्ज चार्ज कम हो गया है, बैटरी डाउन हो जाएगा, इसीलिए मैं चार्ज लेकर आ रहा हूँ, चार्जर लेकर। ठीक है, तो आप 2 मिनट रुकिएगा भाई, कोऑपरेट करो। बस थोड़ा सा भाई, क्या करूँ, प्रॉब्लम है, उतने रिसोर्सेज की कभी थोड़ी कमी पड़ जाती है, लैपटॉप में चार्ज टिकता नहीं है, क्या किया जाए, हो जाता है यार, मैनेज तो करना पड़ेगा ना भाई। चलिए, आई एम बैक टू गिव यू अ फ्रूटफुल क्लास। तो देखो, जो गौतम बुद्ध है इनका जन्म 563 बीसी में हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। और हम लोग क्या क्या देख सकते हैं इसको, अच्छा लुम्बिनी नहीं लिखा लिखा रहेगा ना आपका, लिखा रहेगा कपिल वस्तु, कपिल वस्तु भी लिखा रख सकता, मिल सकता है कपिल वस्तु, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, लुम्बिनी कपिल वस्तु नेपाल। ठीक है, और क्या, इनका बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, और क्या, इनकी जो मम्मी का नाम है, इसका मम्मी का नाम है महामाया, और फादर का नाम क्या है, फादर का नाम है इसका सुधोद्रा, सॉरी सुधोदना, सुधो सुधोदना नाम है, पापा का नाम है। ठीक है, और इनकी जो एक मौसी थी जो कि बहुत ही फेमस है, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, मम्मी का नाम पापा का नाम बहुत कम पूछा जाता है, पूछा जाता है प्रजापति गौतमी के बारे में। क्यों? क्योंकि ये इनकी मौसी थी, और ये जो है ना पहली, ऐसे क्या बोलेंगे, महिला शिष्य जो थी गौतम बुद्ध की, ये प्रजापति गौतमी ही थी, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये पहली महिला शिष्य थी इसकी। अच्छा, पहली महिला शिष्य का बता दिया, तो पहले शिष्य का बता, ये लिख देता हूँ मैं, महिला शिष्य, पहली महिला शिष्य, आप पूरा पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, तो प्रथम शिष्य भी देख लेते हैं, प्रथम शिष्य, प्रथम शिष्य कौन कौन था, तपसी और भुल्लक था, तपसी नहीं सॉरी, तपस्यु और भुल्लक, तपस्यु एंड भुल्लक, ये शिष्य थे इनके। और क्या, अच्छा, प्रधान शिष्य भी पूछा जाता है, प्रधान शिष्य। अब प्रधान शिष्य कौन कौन थे, प्रधान शिष्य थे इनके, एक तो आनंद और उपाली, आनंद एंड उपाली, ये इनके प्रधान शिष्य थे। ठीक है, और इससे क्या क्या पूछा जा सकता है, अभी अभी क्या पूछा जाएगा इससे, और एक पूछा सकता है, हाँ इसने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, फर्स्ट सर्मिनेशन कहाँ दिया था सर, फर्स्ट सर्मिनेशन क्या था, प्रथम उपदेश दिया था इसने कहाँ पे, आपका प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, सारनाथ में। ठीक है, तो प्रथम अगर पूछ सकता है तो अंतिम उपदेश कहाँ दिया था, ये भी याद पूछ सकता है ना, तो अंतिम देख लेते हैं, अंतिम उपदेश दिया था आपका ये सुबच्चा में, सुबच्चा, सुबच्चा में। ठीक है, तो और भी इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, बाकी आज के क्लास में इसको इतना ही रखते हैं, फिर अगर अगले
कोई क्वेश्चन मुझसे पूछा जाएगा तो फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, हु वाज द मुगल एम्परर एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ प्लासी? तो बैटल ऑफ प्लासी के टाइम में मुगल एम्परर कौन था? तो बैटल ऑफ प्लासी के टाइम में मुगल एम्परर था आपका आलमगीर सेकंड, सॉरी आलमगीर सेकंड, हाँ ठीक है, जो कि हुआ था 1757 में। तो ठीक है, उस टाइम में आलमगीर सेकंड था मुगल एम्परर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल मूवमेंट इन इंडिया व्हेन वाज द पूना पैक्ट साइन? तो देखो पूना पैक्ट है, पूना पैक्ट साइन कब किया गया था? तो पूना पैक्ट जो आपका साइन किया गया था 1932 में। किसके किसके बीच में था? ये आपका BR अम्बेडकर जी के बीच में हुआ था और गांधी जी के बीच में था, गांधी जी। अब हुआ क्या था ना, उस टाइम में चल रहा था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था 1931 में, जिसमें क्या किया था अंग्रेजों ने जो ये क्या होते हैं पिछड़े वर्ग है ना उनको लिए, और पिछड़े वर्गों के लिए एक अलग से क्या बोल देंगे उसको, क्या था रे भाई, वोट का होता है ना क्या, एक सेकंड में बताता हूँ थोड़ा सा याद करके। हाँ, क्या बोलते हैं, निर्वाचन मंडल, अलग से इसको एक निर्वाचन मंडल दे दिया गया था इसका सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जिससे कि गांधी जी उससे नाराज हो गए। ठीक है, गांधी जी को ये पसंद नहीं आया तो क्या उसने क्या किया ना, आमरण अनशन पे, अनशन ही बोलते हैं ना, आमरण अनशन पे बैठ गए। अब आमरण अनशन पे बैठ गए तो इसके बाद क्या हुआ ना, इसको B.R. अम्बेडकर को लोग मनाने लगे, जैसे कि आपका ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, ये सब उसको मनाने लगे B.R. अम्बेडकर को। तो फाइनली ये मान गए कि इसको हम लोग लागू नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद ये उसी टाइम में फिर 1932 में ही पूना पैक्ट हुआ था। 1931 में से ऐसा हुआ था, तो मानने के बाद 1932 में पूना पैक्ट हुआ। और क्या, और हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो 1931 में हुआ था आपका सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो 1930 में से एक साल पहले ही हुआ था आपका फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और 1932 में हुआ था आपका थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसको क्या बोलते हैं, गोल में द्वितीय, सॉरी गोल में सम्मेलन बोलते हैं इसको हिंदी में। चलिए हो गया ना ये। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग साइन द हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट? ये तो लखनऊ पैक्ट का भी क्वेश्चन बना था मैंने ना, पूना पैक्ट, अच्छा ये लखनऊ पैक्ट है, सॉरी हाँ ठीक है। चलो देखते हैं। 1916 में हुआ था आपका लखनऊ पैक्ट, 1960 में आपका लखनऊ पैक्ट हुआ था। ठीक है, जो कि किसके किसके बीच में हुआ था, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था, मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था। जिसके बाद क्या हुआ था, ज्वाइंट सेशन हुआ, दोनों का एक ज्वाइंट सेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता, जिसके चेयरमैन यानी प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार, हाँ अंबिका चरण मजूमदार, ये इसके ये थे, क्या बोलेंगे इसको, चेयरमैन थे उस टाइम के, उस सेशन का जो ज्वाइंट सेशन हुआ था उसमें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह वाज डैश सिख गुरु? तो गुरु गोविंद सिंह जो है ये आपके कौन से गुरु, कौन से थे, 10th थे, यानी 10वें सिख के गुरु थे। तो यहाँ से थोड़ा हम लोग अब स्पीड करते हैं, कितना करेंगे। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर सेट आउट इन पार्ट 4A आर्टिकल 51A होता है भारत का संविधान भाग पार्ट 4 में कितने कितने मौलिक कर्तव्य? तो पूछा है कितने मौलिक कर्तव्य हैं, ये पूछा गया है आपका। तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं, चलिए बताइए फटाक से। मौलिक कर्तव्य आपका क्या गो है, 11 गो है मौलिक कर्तव्य आपका। अच्छा, फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी में क्या अंतर है? फंडामेंटल राइट ये में आपका ये होता है ना कि अगर ये आपका फंडामेंटल राइट कोई छीनता है, यानी फंडामेंटल राइट को अगर कोई छीन रहा है तो आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, कोर्ट जा सकते हैं, और फंडामेंटल ड्यूटी के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, यही अंतर है, और कुछ खास अंतर होता नहीं है इसमें। चलिए बाकी बात करते हैं फिर कभी हम लोग, अगर क्वेश्चन पूछेगा ना तो फिर हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। हाँ मैंने फंडामेंटल ड्यूटी, ये तो वही बात है। विच द फॉलोइंग नॉट अ फेडरल यूनियन? निम्नलिखित में से कौन सा संघीय देश नहीं है? तो फेडरल स्टेट, फेडरल कंट्री नहीं है। कौन फेडरल कंट्री नहीं है? आप इसमें क्या याद रखिएगा, इसमें बस आपको फैक्ट बेस पे क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया जो है एक संघीय देश नहीं है। चलिए, और आवर लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस इन इंडिया? तो पल्सेस का यानी कि दाल का सबसे ज़्यादा उत्पादक कौन सा राज्य करता है? तो क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा MP, मध्य प्रदेश जो है ये आपका राज्य का सबसे ज़्यादा दाल उत्पादन करता है। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग का क्लास ये कंप्लीट होता है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको दोबारा पढ़ना है तो
तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। और आपको क्या कर सकते हो, चैनल अगर चैनल जो है ना थोड़ा सा भी बहुत ही इसमें कम सब्सक्राइबर्स हैं, तो आपको अगर ये पसंद आया हो, आपको लग रहा है कि आपके दोस्त के लिए बेनिफिशियल है, आप उसके साथ शेयर भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए इतना ही कीजिए।